चलो यार, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। किधर है पब्लिक, किधर है भाई? टेस्ट है तो क्या है? चलो, वी आर लेफ्ट आउट विद सम लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन. लेट्स फिनिश इट ऑफ. चलो, लेट्स स्टार्ट. गिव द हेडिंग. थियरी बुक में आ जाओ. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी राइट इट एज. हाँ हाँ, पहले वो फिनिश करेंगे. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ब्रैकेट में CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ब्रैकेट में CAGR. लिखो. चलो यार, स्टॉप टॉकिंग एंड राइट. CAGR. CAGR is a business and investing CAGR is a business and investing specific term in order to smoothen annualized gain, in order to smoothen annualized gain of an investment, smoothen annualized gain of an investment. चलो चलो. Over a given period of time, over a given period of time, over a given period of time, full stop. Next line में, it is not an accounting term, it is not an accounting term, but remains widely used, but remains widely used, particularly in growth industries, remains widely used particularly in growth industries. Or to compare growth rates of two investments, to compare growth rate of two investments. Full stop. Next line में, CAGR dampens, ब्रैकेट में लिखो. dampens का मतलब यहां पे होता है लेसन. the effect of volatility, the effect of volatility of periodic returns
of periodic returns that can make arithmetic mean irrelevant, that can make arithmetic mean irrelevant. लिखो, it is often used to describe the growth over a period of time, of some element of the business. Example, revenue, units delivered, registered users, etc. It is calculated using the following formula. लिखो नेक्स्ट लाइन में, CAGR is equal to V of Tn upon V of T0 the whole bracket raised to 1 upon Tn minus T0 minus 1, ये पूरा एक ब्रैकेट into 100. क्लियर है? नाउ दिस इज ऑल फॉर्मुलेटेड. ये फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेशन करना है और कुछ है नहीं इसमें. लेकिन यहां पे नीचे लिखो वेयर T0 का मतलब होता है बिगिनिंग पीरियड, विच कैन बी ईयर, मंथ, कुछ भी हो सकता है. Tn हो जाएगा एंड पीरियड. तो V ऑफ T0 होएगा वैल्यू एट बिगिनिंग पीरियड एंड V ऑफ Tn हो जाता है वैल्यू एट एंड पीरियड. चलो क्लियर है ये? है ना? Now listen, what is CAGR basically? Now this is basically calculated as your compound annual growth rate. मतलब तुम्हारा पैसा कितना ग्रो हो रहा है एनुअली. इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट इट कैलकुलेट्स. अभी ये मेजरली कैलकुलेट किधर होता है मालूम है? म्यूचुअल फंड्स में. ना म्यूचुअल फंड्स मतलब तुम हर महीने कुछ न कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, बरोबर है, विच इज कॉल्ड योर SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट कंसर्न विथ म्यूचुअल फंड. मैं म्यूचुअल फंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबके दिमाग में एक बहुत क्लियर कंसेप्ट होता है कि म्यूचुअल फंड मतलब तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करता रहता है. करेक्ट है? अभी समझो हर महीने का तुम 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में.
इज दैट क्लियर? अभी 10 का 10,000 पूरा एक ही फंड में नहीं जाता है, वो तुम्हारा जो भी एडवाइजरी है या जो भी तुम्हारा अंकल या आंटी है जो ये तुम्हारे बिहाफ पे करता है, वो 10,000 को डिवाइड करेगा अलग अलग फंड में। कि लेटस से कि 2,000 उसने एक्सिस म्यूचुअल फंड में डाला विच इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, उसने बाकी का 2,000 लेटस से कि एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डाला, उसने बाकी का 2,000 लेटस से रिलायंस म्यूचुअल फंड रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विस उसमें डाला। मतलब अलग अलग सेक्टर में या अलग अलग फंड में वो 5 बार डालेगा 2,000 रुपया, विच कंट्रीब्यूट्स टू योर 10,000। अभी हर एक फंड परफॉर्म करेगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट, है ना, मार्केट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग एक जनरल व्यू लेते हैं क्योंकि इसका है ना डेप्थ नहीं है, डेप्थ में ये कॉन्सेप्ट अभी तुमको नहीं है, ये तुमको नेक्स्ट ईयर इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट में आएगा, तो उधर पूरा डिटेल कैलकुलेशन करेगा। ये खाली ऊपर ऊपर का बेसिक कैलकुलेशन वाला समझिए। इज दैट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड, तुमने आज 10,000 रुपया डाला म्यूचुअल फंड में, लेट अस अज्यूम के सारे म्यूचुअल फंड का भाव अलग अलग रहेगा। म्यूचुअल फंड मतलब बेसिकली इट इज यूनिट्स, मतलब सपोज तुम एक्सिस म्यूचुअल फंड ले रहा है, उसका भाव 20 रुपया है आज, करेक्ट? तुमने 2,000 रुपया डाला तो तुमको कितना यूनिट्स मिला? 100 यूनिट्स मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, फिर लेट अस से तुमने 10 रुपये वाला रिलायंस म्यूचुअल फंड लिया जिसका तुमको मिलेगा कितना? 100 ही मिलेगा, नहीं 2,000 डाला ना, तो 10 रुपये के हिसाब से कितना मिलेगा? ये 2,000 ही है, तो दिस इज 200 यूनिट्स। क्लियर? फिर लेट अस से तुम्हारा 40 रुपीज वाला एल&टी का म्यूचुअल फंड है जिसमें तुम 2,000 डाल रहा है, तो ये तुमको कितना मिलेगा? 50 यूनिट्स। ऐसा कर करके तुमने 10,000 कंप्लीट किया, करेक्ट? चलो फाइनली और दो बाकी है, 2,000 डिवाइड बाय 50, तो ये 40 यूनिट्स, एंड फाइनली 100 रुपया है, तो ये 20 यूनिट्स। तो ये तुम्हारा 10,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ इन द मंथ, पर्टिकुलर मंथ, और तुम्हारा अलग अलग यूनिट्स फंड के हिसाब से जमा होएगा। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ओके, अभी मार्केट ऐसा था, ये भाव था, समझो मार्केट ऊपर गया नेक्स्ट मंथ में, तुम तो खाली 10,000 ही डाल रहा है, तो केनाई से मार्केट ऊपर गया मतलब ये भाव अगर बढ़ गया तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हर एक फंड का है वो कम हो जाएगा। फिर मार्केट और ऊपर गया, तुम सिर्फ 10,000 ही डाल रहा है, वापस वो भाव बढ़ेगा लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स तुम्हारा कम होएगा। मतलब प्रैक्टिकली वो पर्टिकुलर वॉच इन ऑन मार्केट हम रख ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग में हूं, तो मैं पूरा दिन टीचिंग में है, तो मार्केट चालू होता है 9:15 बजे, थोड़ा बहुत देखा ठीक है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं करेगा कि अभी म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये महीने में लेने का कि नहीं लेने का। आई कैन डिसाइड दैट। तो अब मार्केट ऊपर है तो भी फंड डालने का, तो ऑब्वियस है यूनिट्स कम आएगा। ये सुनो, तो आज म्यूचुअल फंड में इसलिए ना तुम देखो ऐड देखता रहेगा कि वो बोलता है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म करने का, उसमें शॉर्ट टर्म में उसमें फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो अपने नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाते हैं, पैसा ज्यादा जाता है उसमें, करेक्ट? अभी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे धीरे धीरे नीचे भी आता है। तो हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया कि 3 महीना मार्केट ऊपर था, फिर अचानक से मार्केट नीचे आया, तो नीचे आया तो सेम तुम तो 10,000 ही डाल रहा है, तो कहना से ये भाव अगर कम होता है तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा हो जाएगा। ऐसा पूरा 12 महीना कुछ ना कुछ हुआ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी साल के एंड में तुम्हारा ग्रोथ कितना है मनी का, मतलब तुमने 1,20,000 डाला, आज वैल्यू कितना है? तो अगर तुम देखेगा तो तुम ऐसा कैलकुलेट करता है कि तुमने 1,20,000 डाला, लास्ट मंथ मतलब 12 महीने के बाद हर एक फंड का वैल्यू तुम्हारे पास लेटेस्ट से जमा हो गया
कुछ 10,000 यूनिट्स साल के एंड में, सब यूनिट सब फंड का मिला के उसका एवरेज रेट हो जाता है लेट अस से 140 रुपीज सब यूनिट्स का मिला के, मतलब ये जो भाव है ना 12 महीने का एवरेज मिला के 140 यूनिट्स हुआ, तो तुम्हारा फंड का वैल्यू कितना हो गया? मतलब तुमने इन्वेस्ट इतना किया है, 12 महीने के बाद तुम्हारा वैल्यू कितना है? मतलब तुम अगर सब कुछ बेच देता है तो तुमको इतना मिलेगा, करेक्ट? तो सिंपल है, योर गेन इज 20,000, हाँ है ना? लेकिन ये जो वैल्यू है पूरे फंड का, ये भाव 140, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करता है? ये पूरे महीने का टोटल मारते हैं हम लोग, वट एवर इट इज, कितना है 190 200 220, ये 220 है, फिर नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट मंथ का, फिर 12 महीने का एवरेज करेगा तो वो एरिथमेटिक मीन हो जाता है। 12 महीने का भाव ऐड करो डिवाइड बाई 12, एरिथमेटिक मीन होता है। लेकिन दैट डज नॉट गिव यू योर एक्चुअल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि वो भाव पे तुमने ये यूनिट्स नहीं लिया है, यूनिट सब अलग अलग भाव पे अलग अलग यूनिट्स है। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, समझ में आ जाता है मोटा मोटा कि अभी मैं अगर पूरा पोर्टफोलियो खाली करेगा तो 1,40,000 आ रहा है और मैंने इन्वेस्ट कितना किया है? 1,20,000। लेकिन एक्चुअली तुम्हारा एनुअल ग्रोथ कितना हुआ है हर साल? क्योंकि ये तुम 1 साल के एंड में देख रहा है, ऐसा 5 साल के एंड में देखेगा तो कुछ और फिगर आएगा। इज दैट क्लियर? तो वो एक्चुअल ग्रोथ विच इज कॉल्ड कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। एंड मार्केट ऊपर नीचे जाता है उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं, तो वो वोलाटिलिटी को स्मूथ करता है। तो हमको ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर है फिर भी अपन पैसा डाल रहा है उसमें। जनरल रूल क्या होता है? मार्केट ऊपर रहता है तो क्या करने का रहता है? बेचने का रहता है, और मार्केट नीचे रहता है तो खरीदने का रहता है। हमको म्यूचुअल फंड में वो सब सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड 5 साल में मार्केट ऊपर नीचे होने ही वाला है। Ultimately you are going to earn only because you are for a longer period of time. Is that clear? तो वो जो 5 साल का एनुअल ग्रोथ रेट है, अभी समझो ये फर्स्ट ईयर का एंड में, चलो वील डू इट दिस वे, 1,20,000 फर्स्ट ईयर का एंड में तुम्हारा वैल्यू इतना है। फिर नेक्स्ट ईयर तुमने और 1,20,000 डाला, मतलब तुमने टोटल कितना डाल दिया? तो उसमें तुम्हारा वैल्यू लेटेस्ट से 2,60,000 है। फिर 3,60,000 डाला 3 साल के एंड में, अभी तुम्हारा वैल्यू लेटेस्ट से 4 लाख हो गया है मार्केट वैल्यू। फिर क्या 4,80,000 है फोर्थ ईयर के एंड में, ये वैल्यू तुम्हारा हो गया 5.5 लाख रुपया। फिर 5 साल के एंड में तुमने 6 लाख रुपया डाल दिया है और तुम्हारा वैल्यू हो गया अभी 8 लाख रुपया। तो तुम कितना कमा रहा है बहुत क्लियर है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, करेक्ट? लेकिन कितना रेट ऑफ रिटर्न हुआ? तो तुम ऐसा कैलकुलेट करेगा ना, 2 लाख अपॉन 6 लाख इंटू, ये गलत है ना? ये गलत है। क्यों? क्योंकि 6 लाख तुमने एक साथ थोड़ी डाला है, टुकड़े टुकड़े में डाला है ना, हाँ है ना? इसलिए द वर्डिंग इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो एनुअली ग्रोथ कितना होते जा रहा है वो हम देख रहे हैं। तो तुम इधर बोलेगा सर इधर तुम्हारा ग्रोथ लेटेस्ट से कितना है? 20,000 का है ना? हाँ, तो 20 अराउंड 15% है समझो। इधर तुम्हारा ग्रोथ है 10% है, इधर तुम्हारा ग्रोथ लेटेस्ट से 12% है। ऐसा करते करते ये जो परसेंट ग्रोथ है वो कंपाउंडिंग कितना हुआ है? तो तुम इसको ऐड एंड डिवाइड बाय 5 करेगा तो गलत पिक्चर देगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि परसेंट वाला ग्रोथ रेट है, तो इसके लिए तुम क्या करेगा? पूरे 5 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट करेगा, दैट गिव्स यू द ट्रू पिक्चर। इज दैट क्लियर? एंड दैट एक्चुअली स्मूथन्स द वोलाटिलिटी। जो वोलाटिलिटी रहता है ना उसको स्मूथ कर देता है वो। तो पूरे 5 साल में तुम कितना एनुअली ग्रोथ किया वो तुमको मिलेगा। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट इज ईयर। तो यहां पे एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न या ये फाउंडेशन इज कंसर्न, यू जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशन। इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो तुमको नेक्स्ट ईयर एफएम में आएगा विच इज इन इंटर, एंड ऑब्वियसली उसका और डेप्थ तुमको फाइनल का एफएम में आएगा।
तब जाके तुमको एक्चुअल सीन समझ में आएगा कि हाँ ये म्यूचुअल फंड का ग्रोथ देखने का कैसे, या कैलकुलेशन कैसे करने का. दिस इज जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन दैट दे आर आस्किंग यू टू डू, दैट्स इट. इट इज नॉट द डेप्थ. इज दैट क्लियर? और अगर डेप्थ चाहिए ना तो इसको हर ईयर को कितना टुकड़े में म्यूचुअल फंड गया है, कौन से फंड्स में गया है, वो सब तुम्हारा ब्रीफिंग होता है उसमें. एंड दैट फॉर्म्स अ सम इन एफएम इन फाइनल, एट फाइनल लेवल. तब जाके वो कैलकुलेशन करता है. इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमारा फॉर्मूला में बेसिकली CAGR का मतलब ही होता है रेट. व्हाट इज द रेट? एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब रेट हुआ इसलिए इंटू 100 है. सेकेंडली कंपाउंडिंग वाला चाहिए. कंपाउंडिंग मतलब जैसा हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, यस और नो. तो ये कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट है. तो जो ग्रोथ हुआ है फर्स्ट ईयर का जो रेट है उस पे और कंपाउंडिंग होएगा. दैट गिव्स यू एक्चुअल ग्रोथ रेट. इज दैट क्लियर? हमको करना कुछ नहीं है, जो भी डेटा देगा सबसे पहले क्वेश्चन में बोला रहेगा कि कौन से ईयर का डिफरेंस में तुमको ये देखना है. मतलब व्हाट विल बी योर बिगनिंग पीरियड एंड व्हाट विल बी योर एंड पीरियड, वो तुमको डिसाइड करना है. वो पीरियड का तुमको वैल्यू दिया रहेगा, वो वैल्यू डिवाइड करो, फिर रेस टू 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ ईयर करो, -1 इंटू 100 करो. अभी इसमें एक ही कैच है. सपोज तुम्हारा ये जो वैल्यू है 1 अपॉन TN माइनस T0, TN इज 5th ईयर, T0 इज 2nd ईयर, तो ये डिफरेंस कितना होएगा? तो ये 1/3 आएगा. अभी वो कैलसी पे हम नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो ये 1/3 तुमको ब्रैकेट में वैल्यू देगा वो लोग. इज दैट क्लियर? समझो नहीं दिया है मतलब तुम कैलसी से कर सकता है या ऑप्शन से कर सकता है. इज दैट क्लियर? बस, और कुछ है ही नहीं इसमें. समझ में आया? हाँ या ना? चलो शुरू करो. वी हैव ओनली 2 सम्स इन दिस, नॉट मोर देन दैट. पेज नंबर 67. पेज नंबर 67. चलो स्टार्ट. चेक करो क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 मिला? पेज 67 क्वेश्चन 12. देखो क्या बोला है. मिस पॉल इन्वेस्टेड ₹1 lakh in a mutual fund scheme in January 2018. After 1 year, in January 2019, she got a dividend amounting to ₹10,000 for the first year, 12,000 for second year, 16,000 for 18,000 for fourth year, and 21,000 for fifth year, which is in 2023. What is CAGR of? अंडरलाइन करो. CAGR किसका करने का है? डिविडेंड रिटर्न का करना है. और गिवन देखो ब्रैकेट में वैल्यू दिया है. क्या दिया है? 1.2038 रेस टू 4 इज 2.1. मतलब तुमको ये जो फॉर्मूला में 1 अपॉन है ना वो 4 में आने वाला है. इज दैट क्लियर? हाँ या ना? डिविडेंड रिटर्न पहले साल का कितना? व्हाट इज दैट फर्स्ट ईयर? अरे लेकिन कौन सा ईयर है? 2019. व्हाट इज द फिफ्थ ईयर? 2023. हाँ या ना? यस और नो? तो फिफ्थ ईयर माइनस फर्स्ट ईयर गिव्स यू 4. इसलिए देखो ब्रैकेट में रेस टू 4 दिया हुआ है. सेकेंडली वो जो 1 लाख रुपीज है वो खाली इंफॉर्मेशन है, इसलिए तुमको ये अंडरलाइन करना जरूरी है. CAGR किसका कैलकुलेट कर रहा है तुम? डिविडेंड जो रिटर्न हुआ है ना उसका. इज दैट क्लियर? तो यू हैव टू राइट इट दिस मच ओनली. सबसे पहले TN इज 2023, फिर T0 इज 2019. तो TN माइनस T0 हो जाएगा 4. इज दैट क्लियर? हाँ है ना? अभी वैल्यू ऑफ TN, चलो
मतलब 2023 का वैल्यू कितना है? फिर वैल्यू ऑफ T0 विच इज 2019 का वैल्यू पहले साल का 10,000 है. फिर हमको ब्रैकेट में वैल्यू दिया है 1.2038 रेज टू इज 2.1, करेक्ट. लेकिन रेज टू 4 कभी नहीं आने वाला है. ये 4 को अपोजिट साइड पे शिफ्ट करो तो वैल्यू कितना आएगा? Whenever power is shifted on opposite side, it becomes reciprocal. ये मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे x square is 25, तो x कितना? 5. ये डायरेक्ट करता है. लेकिन अगर पहली बार सीखा था तो पहला स्टेप क्या आता था? √25. हाँ या ना? √25 को मैं ऐसा लिख सकता है 25 रेज टू हाफ. मतलब बेसिकली पावर ऑपोजिट साइड पे गया तो पावर में ही जाता है लेकिन रेसिप्रोकल हो जाता है. लॉजिक ये है उसका. समझ में आया? आया ना? हाँ. अच्छा, ये क्यों किया हमने इधर गिवन इंफॉर्मेशन का? क्योंकि हमको कभी भी प्रॉपर पावर नहीं आएगा, हमको हमेशा फ्रैक्शन वाला पावर आएगा इन CAGR. क्योंकि फॉर्मूला में क्या है? 1/Tn माइनस T0. अभी डालो फॉर्मूला. CAGR इज V of Tn upon V of T0. ये पूरा ब्रैकेट रेज टू 1/Tn minus T0 minus 1 the whole bracket into 100. So this will be 21,000 upon 10,000 raised to कितना? -1 into 100. है ना? तो ये आएगा 2.1 रेज टू 1/4 -1 into 100. 21,000 अपॉन 10,000 इज 2.1. चेक करो. तो ये ब्रैकेट 2.1 रेज टू 4 का वैल्यू है ना? 2.1 रेज टू 1/4 कितना? 1.2038 -1 into, so this becomes 0.2038 into 100, which gives you 20.38%. चलो, is that clear? आया ना? तो दिस इज योर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. मतलब एनुअली 5 साल का एनुअल ग्रोथ रेट करेगा ना तो 20% हो रहा है. 20.38%. उतना रेट से तुम्हारा पैसा ग्रो हुआ है. इज दैट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड, अगर वो ब्रैकेट में वैल्यू नहीं दिया होता ये सब में तो भी हम कर सकते हैं. कैसे? ये पावर कितना है? कैन आई से 1/4 इज हाफ इंटू हाफ एंड हाफ इज स्क्वायर रूट. तो चेक करो कैलसीपेट. 2.1 का 2 बार रूट करो स्क्वायर रूट. आया ना? समझ में आया? तो जरूरी नहीं है ब्रैकेट में वैल्यू देगा. 1/4 है तो हाफ इंटू हाफ, मतलब 2 बार स्क्वायर रूट करो. 1/8 है तो हाफ 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 3 बार. ऑड रहेगा तो वैल्यू देगा. फिर भी चलो वैल्यू नहीं दिया है, नहीं देने का वो लोग को, तो करने का कैसे? अंडरस्टैंड दिस. नाउ लिसन, तुमको फाइनल सीनेरियो ऐसा आएगा. प्लीज लिसन टू दिस. समझो 2.1 रेज टू 1/5 है, -1 into 100. ऐसा फाइनल सिनेरियो आया और ब्रैकेट में वैल्यू भी नहीं दिया है तो फंसेगा ना, क्योंकि कैलसी पे रेज टू 1/5 कैसे करेगा? है ना? हाँ. तो इसमें करने का कैसे? ऑप्शन से करने का. लेट अस से फर्स्ट ऑप्शन जो भी दिया है इसके हिसाब से दिया है कितना? 20.38. तो ये तुम्हारा CAGR हो गया. तो 20.38 इज इक्वल टू 2.1 रेज टू 1/5 माइनस इंटू 100. 100 को शिफ्ट करो पहले. 20.38 अपॉन 100 प्लस 1
इज इक्वल टू क्या बचेगा, फिर ये पूरा कैलकुलेट करके ये फाइव इधर डाल दो, मतलब ये लेफ्ट साइड का ब्रैकेट जो भी कैलकुलेट होके आएगा रेस टू 5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अभी ये कैलकुलेट किया 2.1 आना चाहिए, जो ऑप्शन वो देगा वो तुम्हारा आंसर है, उल्टा जाने का। समझ में आया? हाँ या ना? एक ही खाली फर्क है, इसमें लिखना पड़ता है और थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। तो तुम जो स्पीड से एन्युटी किया, जो स्पीड से सिंपल कंपाउंड किया, वो स्पीड से नहीं होएगा अगर तुम्हारा ये पावर ब्रैकेट में वैल्यू नहीं दिया है तो। मतलब 2 का मल्टीपल में जो भी दिया रहेगा वो हो जाएगा। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 1/4 मतलब 2 बार रूट, 1/8 मतलब 3 बार रूट एंड सो ऑन। लेकिन उसके अलावा कुछ भी दिया तो ऑप्शन वाइज करना पड़ेगा अगर ब्रैकेट में वैल्यू नहीं दिया है तो। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो फाइन, चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 68 पे। अपन पेंसिल देना। तो ये ऐसा करेगा, हाँ इधर तक तेरे को ऐसा आएगा तो ये रेस टू 6 हो जाएगा, फिर टैली करने। मोस्टली ऐसा देता नहीं वो लोग, क्योंकि सम का लैंग्वेज इतना बड़ा करता है ना, पब्लिक देख के डर जाता है ये क्या चल रहा है इसमें ऐसा। चलो पेज 68 पे क्वेश्चन 8, पेज 68 पे क्वेश्चन 8, ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ो, गाई मत करो। लेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर फॉर 5 years is given as, can I say year और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ रुपीज दिया है, ईयर 1 से लेके कहां तक दिया है, और हर ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है जो लैक्स ऑफ रुपीज में है। आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ो। देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर ईयर विथ रेस्पेक्ट टू ईयर, मतलब ईयर 6 और ईयर 2 का CAGR करना है। तो अपना बिगनिंग पीरियड हो जाएगा, अपना एंड पीरियड हो जाएगा 6, तो Tn माइनस T0 हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज 4। वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड दैट इज ईयर 2 का लेगा कितना, 100। वैल्यू ऑफ एंड पीरियड बेसिकली 1 लाख होएगा वो, नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन लैक्स है, मतलब 1 करोड़ हो जाएगा इन शॉर्ट। चलो फिर 6 का कितना है, 157.35। क्लियर है? अभी दोनों का लाख लाख है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होने वाला है, फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिखो। अभी डाल दो CAGR, V of Tn upon V of T0 the whole bracket raised to 1 by Tn minus T0 minus 1 whole bracket into 100. चलो तो this will give you 157.35 upon raised to 1 by 4 minus 1 into 100. चलो ये आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 रेस टू 1 by 4 है, मतलब 2 बार रूट करेगा कैलसी पे, फिर -1 करो और इंटू 100 करो सीधा, कितना 11.99, 1 पॉइंट कैसे आएगा 11.99। तो एज पर अवर ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 12%, राउंड ऑफ वैल्यू एज पर ऑप्शन, नियरेस्ट ऑप्शन 12% होएगा। क्लियर है? आया क्या? चेक करो कैलसी पे। हुआ ये समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो अभी तक के ये 2 समी पूछे हुए एग्जाम में CAGR को लेके। क्लियर? मोस्टली दे विल आस्क 4 years, 8 years या 2 years, तो डायरेक्ट कर सकते हैं कैलसी पे, तो लोग को वैल्यू देना पड़ेगा।
चलो, नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, नेट प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में आएगा एनपीवी। लिखो, in order to calculate NPV, we observe the following steps. लिखो, स्टेप नंबर 1, चलो प्रिपेयर। अभी देखो, तुमको पहला 2 कॉलम दिया रहेगा, विच विल बी योर ईयर का कॉलम, उसको तुम कॉलम नंबर ए देगा। फिर जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो कॉलम नंबर बी होएगा। इज दैट क्लियर? ये जो कॉलम नंबर बी है, दैट इज कॉल्ड एज योर कैश फ्लोस। फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, दैट इज PVIF @R%, और इसका फॉर्मूला होएगा 1/1 + I⁻n। ये तुम्हारा कॉलम नंबर सी बनेगा। हाँ, 1 + I⁻n, मतलब R%, मतलब 5% दिया रहेगा तो I कितना होएगा? 0.05। फिर लास्ट कॉलम विल बी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, और ये तुम बनाएगा कॉलम नंबर बी इंटू कॉलम नंबर सी। इज दैट क्लियर? तो ये टेबल बनाने का है। वो टेबल से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा हमको, लेकिन टेबल बना के करना क्या है, तो नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कैलकुलेट द टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो। Calculate the total discounted cash flow, which represents net present value, which represents net present value, ब्रैकेट में NPV। नेट प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में MPV। फिर पॉइंट नंबर 2, कंक्लूड। कंक्लूड पॉइंट नंबर 2 है, कंक्लूड एज फॉलोज। इफ NPV greater than 0, then accept the proposal or project. Accept the proposal or project. If NPV less than 0, मतलब negative, then reject the proposal or project.
क्लियर? नोट नंबर 3 लिखो, एनपीवी मीन्स डिफरेंस ऑफ present value of net cash inflow and total net initial investment, ब्रैकेट में लिखो दैट इज आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, ब्रैकेट में लिखो दैट इज कैश आउटफ्लो, टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में कैश आउटफ्लो. इज दैट क्लियर? चलो नाउ सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मॉड्यूल में स्पेसिफाइड नहीं है वो है कि ये कैलकुलेट कैसे करने का. इज दैट क्लियर? वो लोग ने दिया ही नहीं है कि कैसे करने का. दिस इज अगेन योर इंटर का एफएम का टॉपिक, लेकिन हम लोग सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं. समझ में आया? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. तुम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस खोल के बैठेगा, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आया, तुम्हारा बोलता है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट करने का है, तो फाइनेंशियली ये फिजिबल है कि नहीं है, फाइनेंशियली इट इज़ वायबल और नॉट, यू गाइड मी. तो तुम बोलेगा ठीक है, मैं उसका पैसा लेगा. तो क्लाइंट बोलेगा ठीक है, वट एवर इट इज़, तेरा कंसल्टेंसी ले लेना जो भी है वो. तो तुम कैसे करेगा? तुमको इमोशन से देखे, हाँ ये धंधा अच्छा है, मस्त है, करो करो, ऐसा होता है? नहीं. यू विल डू सम कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन certain figures and facts which you are actually supposed to know. तो ईयर सबसे पहले तुम उसको पूछेगा कितने साल का प्रोजेक्ट तेरे हिसाब से है ये, तो वो बोलेगा 4-5 साल. तो सबसे पहले ईयर आएगा, ईयर नंबर सीधा 5, रॉन्ग, 0. ईयर नंबर 0 मतलब तुम धंधा शुरू करेगा, आज शुरू किया, 1 ईयर कंप्लीट नेक्स्ट ईयर होने वाला है, लेकिन आज उसको ईयर नंबर क्या बोलेंगे? 0. ईयर नंबर 0 में कैश फ्लो अंदर आएगा कि जाएगा? जाएगा. दिस इज आउटफ्लो. पैसा है तुम्हारे पास? नहीं. किससे लेगा? उधारी, या तो दोस्तों से या तो बैंक से. तो क्या रेट पे ले रहा है? दिस इज डिस्काउंटिंग फैक्टर बेसिकली, करेक्ट? और ये ईयर नंबर क्या है? तो ये हमेशा 0 ईयर में कितना रहेगा? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. तो लेट अस से कि तुमने 10 लाख रुपया डाला है, लोन लिया, डाला, जो भी तुमने धंधा करने के लिए 10 लाख रुपया डाला. ईयर 0 10 लाख रुपया उधार पे लिया है, जो भी बैंक का रेट है, लेट अस से 8%. ईयर नंबर 0 में ये 1 रहेगा, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज 10 लाख रुपया, बी इंटू सी. मतलब धंधा शुरू हुआ, पैसा गया, बरोबर है? अभी ईयर नंबर 1 में कुछ पैसा आएगा, वो तुम प्रोजेक्ट करेगा कि इतना पैसा आना चाहिए. चलो जो भी पैसा आया वट एवर, अभी 8% के हिसाब से ये 1.08 रेस टू क्या आएगा, इसका फैक्टर्स कैलकुलेट करेगा. फिर ये सपोज तुमको 5 लाख रुपया आया ईयर नंबर 1 में, ये जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है मल्टीप्लाई करेगा तो ये 5 लाख से कम हो जाएगा. मतलब बेसिकली ये तुम इंटरेस्ट भर रहा है, तुमने बैंक से पैसा लिया है ना, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है. तो वो कॉस्ट में से 5 लाख रुपया जो तुम्हारा इनफ्लो है उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट चुकाएगा, इसलिए ये वर्ड क्या है, मतलब उस 5 लाख में से थोड़ा निकल जाएगा, बैलेंस तुम्हारा इनकम होएगा. तो ये इनफ्लो हुआ. ऐसा ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 5 साल का सब कैलकुलेशन करेगा. तो पहला वैल्यू माइनस होएगा क्योंकि वो वैल्यू आउटफ्लो है, बाकी सब वैल्यू. अभी वो डिफरेंस मिला के टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो अगर पॉजिटिव आया तो तुम क्या बोलेगा? करो, प्रोजेक्ट करो, उसमें से मेरा पैसा इतना, मतलब कंसल्टेंसी फीस. और अगर नेगेटिव आया
तो तुम बोलेगा नहीं, रिजेक्ट, डोंट डू इट, माय कंसल्टेंसी फीस इज दिस. इज दैट क्लियर? ये वो टाइप का कैलकुलेशन है. समझ में आया? इसलिए उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू. इसलिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, चेक करो. इट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लो जितना भी हुआ है उसमें से पहला इनिशियल कैश आउटफ्लो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो माइनस करो, फिर जो बचता है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू. पॉजिटिव हुआ तो वी से एक्सेप्ट, नेगेटिव हुआ तो वी से रिजेक्ट. अगेन आई से इंपॉर्टेंट इज दिस कॉलम. ये कॉलम कैसे बनाने का ना वो आता ही नहीं किसी को, मतलब स्पेसिफाइड नहीं है. इसलिए तो जो लोग खाली मॉड्यूल पढ़ के जाता है ना उन लोग फंस जाता है इसमें. क्योंकि कुछ सम्स में ये कैलकुलेशन है ना, कुछ सम्स में ऐसा ब्रैकेट में वैल्यूज दिया रहेगा, मतलब कॉमा कॉमा करके 5 साल का वैल्यूज दिया रहेगा. तो ठीक है, डायरेक्ट मिल गया, नहीं तो कैलसी पे करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर पेज 67 पे 11 सम. पेज 67 पे 11 सम. देखो क्या दिया है पेज 67 पे 11 सम. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बी 12% पर, मतलब वो तुम्हारा रेट है 0.12. देन नेट प्रेजेंट वैल्यू इन नियरेस्ट रूपी फ्रॉम गिवन कैश फ्लो इज गिवन एज. टेबल दिया है. ईयर देखो कहां से शुरू हो रहा है, और जीरो में ईयर में जो प्रॉफिट है इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वो ब्रैकेट में दिया है, मतलब नेगेटिव, मतलब वो माइनस करना है. ईयर 1 2 3 का इनफ्लो है, करेक्ट. तो पहला कॉलम ईयर बनेगा विच इज योर ए. दिस इज 0 1 2 3. फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थाउजेंड्स में दिया है, इन रुपीज थाउजेंड्स. दिस इज योर कॉलम नंबर बी. तो पहला ब्रैकेट में 100 है, मतलब 1 लाख रुपया. 1000 मल्टीप्लाई करके ही लिखो. फिर ईयर 1 में इनफ्लो कितना है 60,000. ईयर 2 में एंड ईयर 3 में 50,000. इज दैट क्लियर? है ना? चलो नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट. कितना परसेंट? 0.12 विच इज 1/1.12 रेस टू क्या आएगा n. 1 + i रेस टू n है ना. दिस इज योर कॉलम नंबर सी. चलो फर्स्ट ईयर का तो मुझे पता है क्या आएगा, ये 1 आएगा खाली. सेकेंड ईयर का, आई मीन फर्स्ट ईयर का वैल्यू बताओ अभी. ईयर 0 इज 1, तो ईयर नंबर 1 कितना, करो कैलसी पे. 1/1.12. थर्ड डेसिमल राउंड अप करके बोलो. 893. चलो सेकेंड ईयर का बोलो, मतलब डिनोमिनेटर बिठा के m+1 डिवाइड बाय MRC. .797. थर्ड डेसिमल राउंड अप है ना. सेवन वन टू. चलो हुआ ये, मिल रहा है ये वैल्यू सब. हाँ अभी मल्टीप्लाई करो. तो पहला वैल्यू ब्रैकेट में आएगा 1 लाख इंटू 1 इज 1 लाख. ये हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर 0 इज ऑलवेज 1. अभी 60,000 में से 0.893 निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा. 55 आ रहा है कुछ.
0.893 into 60,000. 53 58 राउंड अप वैल्यू, डेसिमल नहीं, राउंड अप। क्या हो रहा है? हाँ, बी इंटू सी। मेमोरी क्लीन कर पहले। 31,888 883 अभी ये तीन वैल्यू टोटल मार के लाख रुपया माइनस करो। 0। चलो, एज पर ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन इज ए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 21,060 विच इज अप्रोक्सीमेटली एज पर ऑप्शन 21,048। तो डेसिमल की वजह से आगे पीछे होता है 10-12 रुपया। मतलब ये प्रोजेक्ट करने का कि नहीं करने का? क्योंकि पॉजिटिव है तो करने का। तो ये लोग दो पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है, या तो खाली नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछेगा, ऑप्शन में वैल्यू दिया रहेगा, या तो पूछेगा इज दिस प्रोजेक्ट फेवरेबल, तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ऐसा करके आएगा। आएगा ही नहीं ऐसा, कभी नहीं आएगा। 18 भी ज्यादा आएगा ही आएगा या कम आएगा। चलो हुआ, मतलब तुम कुछ कमा ही नहीं रहे तो भी तुम क्या बोलेगा उसको? नहीं करने का ना। इतना मेहनत करके टाइम पास करने का, जितना पैसा डाल रहा है उतना ही पैसा आ रहा है, तो फायदा क्या है? अरे इसलिए ऐसा देगा नहीं वो लोग। सपोज आया तो तुम क्या बोलेगा? कुछ फायदा ही नहीं करने का, यू आर नॉट अर्निंग। नुकसान नहीं है लेकिन यू आर नॉट अर्निंग ऑल्सो। चलो हुआ। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग। इफेक्टिव थियरी में, हाँ इसका एक ही समय। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। Effective rate of interest. लिखो, if interest is compounded more than once a year, if interest is compounded more than once a year, then effective rate of interest can be defined as the equivalent annual rate of interest. Equivalent annual rate of interest. Clear? Which is always more than nominal rate of interest, which is always more than nominal rate of interest. It is calculated using, कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, is equal to
1 plus I raised to n minus 1, the whole into 100. So that is your effective rate. Now ये फॉर्मुलेटेड है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है ना वो समझो. वो ये बोलना चाहता है कि तुम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन कंपाउंडेड एनुअली करेगा, तो तुम जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई करता है, और अगर तुम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेगा, मतलब साल में कंपाउंडिंग एक से ज्यादा बार, और उसमें जो तुम कमाएगा, तो तुम्हारा रेट में फर्क आता है. मतलब योर इफेक्टिव रेट चेंजेस. इफेक्टिव रेट इज स्लाइटली हायर. लेट अस डू दैट कैलकुलेशन. तुम लिखने का जरूरत नहीं है, खाली समझो इसको करना कैसे. सपोज तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, एन इज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, करेक्ट है. दिस इज योर नॉमिनल रेट 10% पर, और कंपाउंडिंग भी एनुअली हो रहा है ना. चलो तो मेरे को बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाएगा तुम. P ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1. करो कैलकुलेट जरा कैलसी पे. मतलब तुम करेगा 1.1 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 2,100. बराबर है या ना. ये तुमने कंपाउंडिंग कैसे किया, एन्युअली किया. यस और नो. ओके. अभी P 10,000, N इज 2 years, लेकिन तुम कंपाउंडिंग अभी क्वार्टरली कर रहा है, तो क्वार्टरली करेगा तो 2 into 4 8 बार कैलकुलेशन होएगा हर 3-3 महीने में. तो 2 साल में कितनी बार होएगा, 8 बार. है ना. रेट इज 10% पर एनम, तो 10/4 मतलब तो 0.025. अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट की हो रहा है, तो ये करो कैलकुलेट. 1.025 रेज टू 8 माइनस 1 इंटू 10,000 कितना आ रहा है, 2184 पॉइंट. ठीक है 02. मतलब केनाई से सुनो ध्यान से, अगर साल में एक बार कंपाउंडिंग करता है, एक बार कैलकुलेशन कर रहा है साल में, तो 2100 कमा रहा है 2 साल में. अगर साल में क्वार्टरली कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब 4 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो ज्यादा कमा रहे हो 2 साल में. है ना. हाँ, तो अभी केस नंबर 1, ये वाले केस में मैंने 2,100 रुपया कमाया आउट ऑफ 10,000 इंटू 100. चेक करो कितना टका होता है, 21%. है ना. ओके. फिर यहां पे 2184.02 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो ये आ गया, मतलब ये थोड़ा ज्यादा कमाया इससे. है ना. मतलब तुम ये बोलना चाहता है तुम्हारा इफेक्टिव रेट हो गया 21.84. अभी यही चीज मैं फॉर्मूला से कर रहा हूं. 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस, तो ये होएगा 1.025 रेज टू 8 माइनस 1 इंटू 100, तो यही आएगा 21.84%. इज दैट क्लियर. तो जितना ज्यादा, मतलब अगर तुमने कंपाउंडेड मंथली किया ना, तो और ज्यादा कमाएगा. तो जितना ज्यादा, ऑब्वियस है ना, हर मंथ के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट भी ऐड होएगा प्रिंसिपल में, और उस पर इंटरेस्ट निकलेगा, और नेक्स्ट मंथ में ऐड होगा कि उस पर इंटरेस्ट निकलेगा, तो उतना कंपाउंडिंग बढ़ते जाएगा. ऑब्वियसली ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा. 0.84 इज वेरी नेग्लिजिबल,
लेकिन मंथली क्या तो 1% बढ़ जाएगा शायद। तो जहां तुम 21% कमा रहे हैं वहां पे तुम 22% कमाएगा। इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि व्हेन अमाउंट रन्स इन लैक्स ऑफ रुपीज तो 0.1% भी बहुत ज्यादा देता है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज योर इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट। तो इसमें तुमको फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए? सिर्फ आई एज वेल एज एन। क्लियर? कम टू योर पेज 47, नहीं, पेज नंबर 55, उसमें 20 to 23। चलो, दैट्स योर लास्ट 2 क्वेश्चन, बिकॉज ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ऑल कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड। पेज 55 पे 22, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। मतलब पूरे साल का 3% पर एनम। हाफ ईयरली बोला है, मतलब 1.5% हाफ ईयरली, विच इज 0.015 इज योर आई। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है क्या? तो 1 ईयर लेने का, तो 1 into 2 मतलब 2 बार कैलकुलेट होएगा हाफ ईयरली के हिसाब से। फिर डाल दो फॉर्मूला में, 1 + i⁻n - 1 × 100। कर दो कैलकुलेशन। 3.0225% पर एनम। इफेक्टिव रेट 0.0225% ज्यादा है। क्लियर है? नॉर्मल रेट 3% है, इफेक्टिव रेट 0.225% ज्यादा है। सेम ऐसा नेक्स्ट कर दो। 23rd क्वार्टरली है वो, ध्यान से करो। $7.18 आया। तो ये सिंपल है, लेकिन इट डिपेंड्स कंपाउंडिंग कितनी बार किया है। तो यू हैव टू डू कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली। चलो, हुआ? है ना? चलो, एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? हाँ, तो ये एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी पूरा एक बार रेफर करने का बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स। उसमें से कम 5 MCQ आएगा, बाकी अलग। इज दैट क्लियर? सो दैट फिनिशेस ऑफ अवर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। नाउ गिव 12 का टेक्स्ट बुक निकालो एंड गिव द हेडिंग टाइम सीरीज। No. If this is not in your foundation. क्या बोल रहे हो? Time series is not in your foundation. So those who want, you can leave. नोट्स के बिना टॉपिक चालू ही नहीं होता अपना कोई। चलो ना, लिसन, प्लीज लिसन, सुनो ध्यान से। दिस इज अ स्मॉल टॉपिक, लिसन। इसमें पूरा एक्सरसाइज सुनो यार। पूरा एक्सरसाइज मिला के 10 सम ही है, लेकिन वो 10 सम में देर आर ऑल टूगेदर 3, 4, 5, 6, 7, 6 methods. Yes. So we have to do it carefully. हम लोग वो मेथड पहले करेंगे जो हम एग्जाम में आया तो अटेम्प्ट करेंगे। एक मेथड है जो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इवन इफ इट कम्स इन एग्जाम, वी विल डू इट हियर सेफर साइड के लिए, लेकिन अवॉइड दैट मेथड। इज दैट क्लियर? सेकेंडली, इसका टॉपिक का वेटेज इज either 3 or 4 marks.
हाँ, लेकिन तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकता है क्योंकि वो लोग 3 मार्क है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, मतलब एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो बुक में दिया है ना, वो तुमको घड़ी घड़ी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। इट इज प्योरली थियरी। इज दैट क्लियर? सम्स नहीं है उसमें, प्योर थियरी है। तो वो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का, आगे बुक में थियरी है ना, उधर ढूंढने का किधर है वो ऑब्जेक्टिव और मार्क करने का, वो तुम्हारा एक्टिविटी है। इज दैट क्लियर? यस और नो? नाउ we are doing sums and methods which we are supposed to attempt. So write accordingly. Give the heading as important points. Point number 1, time series. Important points, point number 1. Lego. It is a sequence of observations. It is a sequence of observations made on a variable. It is a sequence of observations made on a variable at regular time intervals. At regular time intervals over a specified period of time. Over a specified period of time. Full stop. Point number 2. The main objective of time series. The main objective of time series is to understand, comma, analyze, comma, interpret and assess chronological changes. Assess, एक्सेस नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्सेस है वो। एसेस मतलब देखना, पूरा वेरीफाई करना। क्रोनोलॉजिकल चेंजेस इन वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। Chronological changes in values of a variable in the past. In the past, comma, so that reliable predictions can be made about its future values. About its future values. Point number 3. There are 4 components of time series. There are 4 components of time series. First, secular trend, ब्रैकेट में T दो उसको. Second, seasonal variations, ब्रैकेट में S. Third, cyclical variations, ब्रैकेट में C. एंड फोर्थ आएगा
irregular variations ब्रैकेट में आई. क्लियर है? So these are your 4 components of time series. Next, point number 4. लिखो, following are the 2 mathematical models of time series. Following are the 2 mathematical models of time series. First, additive model. Additive model, तो तुम उसको ऐसा लिखेगा, वेरिएबल एट टाइम t xt is variable at time t is secular trend plus seasonal trend plus cyclical trend प्लस इरेग्युलर ट्रेंड. सब में नीचे सबस्क्रिप्ट में टी आएगा. सेकेंड आएगा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. ये सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए लिख रहे हैं हम लोग. तो यही इसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन. Is that clear? Next, point number 5. लिखो, following are the 3 important methods of measurement of secular trend. Following are the 3 important methods of measurement of secular trend. लिखो, मेथड 1, ग्राफिकल मेथड. इसको ब्रैकेट में पेंसिल से लिखो, अवॉइड इन एग्जाम इफ पॉसिबल. ये वाला मेथड हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ग्राफ आता है इसमें और सबका ग्राफ राइट रहता है. ये अवॉइड करने का. क्या बोल रहा है? नहीं, वो मेथड पढ़ने के बाद डिसाइड करना. बस मैं पढ़ाएगा, तुमको ये प्रायोरिटी में अवॉइड करने का. Method number 2, method of moving averages. Method of moving averages. अभी इसमें 3 पार्ट है. ईयरली मूविंग एवरेज. तो प्रेफरेंस में ये पहले करने का. फिर आएगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज. एंड फिर आएगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज. Method 3, method of least squares. Method of least square. इसमें 2 है. If n is odd,
if n is even. Method of least square if n is odd, if n is even. इसको तुम ब्रैकेट में लिखो एक्सपेक्टेड, हर साल आता है इसका सम, इन प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल्सो. मतलब तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज पूछेगा ना, कॉलेज का फेवरेट क्वेश्चन ये रहता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर 5 मार्क के लिए. और ये थोड़ा लेंदी है. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर. क्लियर? हाँ, ना लिसन. ग्राफिकल मेथड हम लोग अभी नहीं करेंगे. वी विल डू द लास्ट 2 क्वेश्चंस. ग्राफिक 3 क्वेश्चन है पूरे बुक में, लेकिन वो अवॉइड करेंगे, वो लास्ट में करेंगे ग्राफिकल मेथड, बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉनसेंस. क्लियर है? दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग इट इन एग्जाम्स. इधर तुमको मजा आया, करना है करो, लेकिन तुम करने के बाद कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा कि फुल मिलेगा. ऐसा पैटर्न है वो, इसलिए हम अवॉइड करेंगे. तो वी आर स्टार्टिंग विथ 3 ईयरली मूविंग एवरेज. नॉर्मली लाइन में 4 ईयरली होता है, लेकिन 3 और 5 ईयरली मूविंग एवरेज का पैटर्न ऑफ सॉल्विंग इज सेम. करेक्ट? फिर हम लोग करेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज. इसमें ग्राफ आया तो करने का, इट इज वेरी इजी. इज दैट क्लियर? हाँ है ना? एंड देन वी स्टार्ट विथ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. सो बेसिकली ये टाइम सीरीज का टॉपिक का नाम ही डिस्कस होता है कि टाइम रिलेटेड डेटा रहेगा. मतलब ईयर्स एंड ईयर्स का डेटा दिया रहेगा, उसको स्टडी करने का, एवरेज निकालने का, और उसके बेसिस पे फ्यूचर डेटा प्रेडिक्ट करने का. तो हमको प्रेडिक्शन नहीं आ रहा है, हमको सिर्फ एवरेज निकालने का आ रहा है. इज दैट क्लियर? हाँ या ना? उससे तुमको ट्रेंड समझ में आता है, बिजनेस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. इसलिए ग्राफ वाला मेथड होता है इसमें. तो जो भी बिजनेस ऊपर नीचे जा रहा है ना, वो वैल्यू से नहीं समझता है. किससे समझता है? ग्राफ से. इज दैट क्लियर? चलो गिव द हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग दो. मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. उसमें पहला वाला लिखेगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज. 3 ईयरली मूविंग एवरेज. चलो उसका फॉर्मेट ही लिखना है हमको सबसे पहले. तो फॉर्मेट ऐसा रहेगा उसका. फॉर्मेट को ब्रैकेट में लिखो, लीव 1 लाइन इफ पॉसिबल. अच्छा, इफ पॉसिबल क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा रहेगा तो एक पेज में फिट नहीं होएगा. तो यू हैव टू डिसाइड. जितना होता है एक लाइन छोड़ के लिखेगा ना तो इजी हो जाता है. इज दैट क्लियर? चलो फॉर्मेट में सबसे पहले कॉलम आएगा ईयर, which is denoted as T. फिर आएगा वैल्यू which we denote as YT. मतलब वो ईयर का वैल्यू. क्या हो गया? तो क्यों बड़बड़ हो रहा है? कौन सा 4 लग रहा है? चलो इमरान हाशमी लोग, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मूविंग टोटल. 3 ईयरली मूविंग टोटल. ये नेक्स्ट कॉलम है. लास्ट कॉलम इज 3 ईयरली मूविंग एवरेज. ब्रैकेट में लिखेगा डिवाइड बाय 3, and this last column represents your trend values. This last column represents your trend values. Clear है?
चलो सेकंड, 5 ईयरली मूविंग एवरेज. अगेन इसका फॉर्मेट रिमेन सेम. लीव वन लाइन इफ पॉसिबल, हो सके तो लाइन छोड़ने का, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन. पहला कॉलम ईयर विच इज टी, सेकेंड कॉलम वैल्यू विच इज वाई टी, फिर आएगा 5 ईयरली मूविंग टोटल, फिर आएगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ब्रैकेट में डिवाइड बाय 5, एंड दिस लास्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स योर ट्रेंड वैल्यूज. क्लियर? तो 3 और 5 ईयरली इज वेरी सिंपल, आया तो अटेम्प्ट करने का, लेकिन उसमें मिस्टेक्स हो सकता है इफ यू डोंट कॉन्सेंट्रेट एंड राइट. चलो पहले ये 2 क्वेश्चन फिनिश करेंगे, देन वी मूव ऑन टू 4 ईयरली, क्योंकि 4 ईयरली अलग है थोड़ा. आ जाओ पेज नंबर 67 मैथ्स 2 का, पेज नंबर 67 मैथ्स 2 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 9, पेज 67 क्वेश्चन नंबर 9. पेज 67 क्वेश्चन नंबर 9 मिला? सॉरी 68 है, 9th क्वेश्चन 68 पे है. नाउ लिसन व्हाट दे आर सेइंग. चलो चेक करो. ए सुनो, बनाने का कैसे सुनो, और पेंसिल हाथ में रखो क्योंकि तुमको जरूरत लगेगा उसका. सी, लिसन केयरफुली. Obtain trend value for the above data using 3 yearly moving averages. क्लियरली मेंशन किया है 3 साल का मूविंग एवरेज चाहिए, और हमको सिर्फ ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है. ग्राफ वाफ करना है क्या यहां पे? नहीं. चेक करो ईयर, पहला ईयर कौन सा दिया है, 1976, एंड लास्ट टोटल कितना वैल्यूज हुआ? 11. 76 प्लस 10 इज 86, तो 76 वाला 11, मतलब 22 लाइन होता है क्या उसमें पेज में? यस होता है. तो एक लाइन छोड़ छोड़ के करेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सबसे पहले डिनोट करो. लेट ईयर बी डिनोटेड बाय टी. लेट ईयर बी डिनोटेड बाय टी एंड प्रोडक्शन बी डिनोटेड बाय वाई टी. Let year be denoted by T and production be denoted by YT. चुप रहे YD. Anyways, अभी बनाओ. year का कॉलम ब्रैकेट में T, प्रोडक्शन का कॉलम ब्रैकेट में YT, फिर बनेगा 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, डिवाइड बाय 3 लिखो ब्रैकेट में, नेक्स्ट लाइन में लिखो ट्रेंड वैल्यूज. इज दैट क्लियर? तो ये टेबल बनेगा लास्ट में. अभी पहले ईयर का कॉलम फिल अप करो एक लाइन छोड़ के. 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981.
चलो 044 268 594 1010। इसलिए तो बोला नहीं आएगा ना, कहाँ से आएगा? 11 वैल्यू है, 22 लाइन चाहिए। नए पेज पे लिख। लाइन नहीं छोड़ेगा तो चलेगा, लेकिन उसमें गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है, इसलिए हो सके तो लाइन छोड़ो, इट इज बेटर ऑलवेज। क्योंकि 4 ईयरली में कंपलसरी छोड़ना पड़ेगा, तो वो याद नहीं रहता है, फंस जाता है उसमें। देखा, कुछ 1.5 और 1.75 लोग ऐसे होते हैं जो लाइन नहीं छोड़ते हैं। कट करके लिख सकते हो नए पेज पे, वैसे भी इतना वेस्टेज करते हो। अभी हुआ ही इतना बना के। नाउ प्लीज लिसन, डोंट राइट, फर्स्ट लिसन हाउ यू विल प्रिपेयर, क्योंकि तुम प्रिपेयर करके दे रहा है मेरे को ये। नेक्स्ट कॉलम इज 3 ईयरली मूविंग टोटल। मूविंग टोटल का मतलब कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स का टोटल करते जाओ। इन अदर वर्ड्स, पहला 3 साल का टोटल करो, मतलब दिस विल बिकम, सुनो, 0 4 4 कितना? अभी ये लिखेगा किसके सामने? तो मिडल ईयर के सामने लिखने का, मतलब इधर। तो ये हो गया तुम्हारा 8, है ना? अभी पेंसिल से लेफ्ट साइड पे टिक करने का 0 को, मतलब वो निकालना है, और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो राइट साइड पे टिक करो, वो ऐड करना है। मतलब अभी मुझे नेक्स्ट 3 साल का टोटल चाहिए, तो 4 4 2। नेक्स्ट 3 साल मतलब नेक्स्ट पूरा 3 साल नहीं, कंटिन्यूअस मूविंग, मूविंग बोलते हैं उसको। तो फर्स्ट ईयर माइनस करो और नेक्स्ट ईयर ऐड करो। तो 8 माइनस 0 प्लस 2, इसलिए टिक करना जरूरी है। तो ये 10 हुआ, अभी ये निकालो, ये वाला ऐड करो। तो 10 माइनस 4 प्लस 6 12। अभी ये माइनस करो, ये ऐड करो। 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 8, समझ में आया? ऐसा पूरा बनाओ, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू ब्लैंक रहेगा। इसमें मिस्टेक होता है, ध्यान रखने का, इसलिए पेंसिल से टिक मारने का, नहीं तो दिखता नहीं है कौन सा 3 साल कर रहे हैं। तो छोड़ दो, चैप्टर छोड़ दो, मैथ छोड़ दो। अरे 8 में से ये माइनस करो, नेक्स्ट ऐड करो। पेंसिल से टिक इसलिए डालने का, पेन से नहीं डालने का, पेंसिल से डालने का। फिर 10 में से ये 4 माइनस होएगा, नेक्स्ट वाला ऐड होएगा। ये कितना है? आया? अभी लास्ट कॉलम डिवाइड बाय 3 कर दो। 8 डिवाइड बाय 3 इज 2.666 है, इसलिए 2.67। 10 का आएगा 3.33, 4.00, 5.33, 6.33, 7.33, 6.00, 7.67 and 8.00। ये कैल्सी से नहीं करना है भाई,
और करेगा तो भी मिस्टेक होने वाला है। अरे सिंपल है यार, डिवाइड बाय 3 में या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो 2 आएगा। रिमाइंडर 1 आया तो 0.33 और 2 आया तो 0.67। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? अच्छा, ना इससे तुम बता सकते हैं बिजनेस का ट्रेंड कैसा जा रहा है? यू कैन से पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर बीच में अचानक से कम हो गया, वापस इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ रहता है तो समझ में आता है कि ऐसा जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए वो लोग ग्राफ करने बोलता है। इधर बोला नहीं है, ये इतना करने का 3 मार्क है। इज दैट क्लियर? दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन विद ग्राफ। इफ दे आस्क इट बिकम्स 4 मार्क्स। क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? अभी यही 5 ईयरली में तुम कंटिन्यूस किसका करेगा? 5-5 साल करेगा तो पहला 2 और लास्ट 2 ब्लैंक आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन देखने का कि लाइंस उतना बरोबर है। एक लाइन छोड़ा ना तो इजी पड़ता है, अगर कॉन्जिक्यूटिव रहेगा ना तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो कंफर्म मिस्टेक होता है। चलो, नाउ यू आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। पेज 67 पे क्वेश्चन 3। अगेन 11 वैल्यूज है इधर भी। हाँ तो आएगा, एक पेज पे आ जाएगा, भले 5 ईयरली बोला है तो भी। एक लाइन छोड़ के करो, पहले डिनोट करो। लेट ईयर बी डिनोटेड बाय टी। लेट ईयर बी डिनोटेड बाय टी एंड प्रोडक्शन बी डिनोटेड बाय वाई टी। पहला 5 साल करो ना तो खत्म, पता चलेगा कितना निकलेगा। ऐसा डिसाइड थोड़ी करेगा कितना निकालेगा, अपने आप निकलेगा वो। चल पहले 5 साल का टोटल बोल। किसके सामने लिखेगा? थर्ड के सामने, तो पहला 2 निकला ना, और लास्ट का 2 निकलेगा। सिक्स माइनस 0 एंड +2। सिक्स में से 0 माइनस करो और ये 4 के बाद वाला ये ऐड करो। चेक करना। 6, 15, 22, 10, 32। 26 में से 4 निकला और 10 ऐड हुआ। ये आया सबको? एनी डाउट्स? ये समझ में आया? 5 साल है ना, ऐसा नहीं सोचने का, ऐसा सोच 1, 2, 3, 4, 5। तू कौन से ईयर के सामने वैल्यू लिखना चालू करेगी? 64। तो पहला 2 वैल्यू ब्लैंक रहेगा ना, और फिर लास्ट का 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये साल के आगे आएगा तो लास्ट का 2 ब्लैंक। क्लियर है? रुको, ये खत्म नहीं हुआ है। ए लिसन, हुआ ये सबका? ओके नाउ लिसन।
चलिए बड़बड़ सुनो सुनो, ए सुन अभी, ये क्वेश्चन में और 9th क्वेश्चन में वर्डिंग्स चेक करो। 9th में बोला है ऑब्टेन द ट्रेंड, इसलिए हमने टेबल का लास्ट कॉलम किया विच इज ट्रेंड वैल्यू। इधर ऑब्टेन द, अंडरलाइन करो, ट्रेंड लाइन मतलब लाइन इज ऑलवेज ऑन ग्राफ, तो हमको ट्रेंड वैल्यू को प्लॉट करना है एंड एक्चुअल वैल्यूज को भी प्लॉट करना है ग्राफ पे। एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या, अभी सिंपल है, तुम ग्राफ पे ईयर का जो कॉलम है वो एक्स एक्सिस होएगा, प्रोडक्शन का जो कॉलम है वो वाई एक्सिस होएगा, विच इज योर एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यूज, एंड फिर क्या प्लॉट करेगा, ट्रेंड वैल्यूज। तो चेक करो, ईयर का कॉलम एक एक ईयर का डिफरेंस है, तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर विल बी 1 ईयर। वाई में चेक करो, 0 इज मिनिमम, मैक्सिमम कितना वैल्यू है वाई में, 10 है, तो 1 सेंटीमीटर इज 1 प्रोडक्शन यूनिट। क्लियर? और ट्रेंड वैल्यू तो एनी हाउ उससे कम ही है। क्लियर? तो स्केल डिसाइड करो पहले, नॉर्मल पेपर पे ही बनाएगा। 1 सेंटीमीटर इज 1 ईयर ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज 1 प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि प्रोडक्शन थाउजेंड्स टन किसमें दिया है, कुछ बोला नहीं है। क्लियर? बनाओ। 10 वाई एक्सिस पे मिनिमम मैक्सिमम 10 आएगा, और ऐसा तुम्हारा 11 साल है। चलो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस पे ऐसा किंग आएगा, क्योंकि इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर। अभी ईयर्स को स्लैंट में लिखो, नहीं तो 11 वैल्यूज फिट नहीं होएगा। दिस वुड बी 1962, 1963। वाई मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया है, x is 1 centimeter 1 year, y is 2 centimeter is 1 production। चलो नाउ प्लॉट द ओरिजिनल वैल्यूज। सबसे पहले 62 और 63 का 0 है, (62, 63 0), फिर 64 65 1 है, (66 67 is 4 and 2), (68 69 is 4 and 9), 70 71, 72 का 8। और अभी इसको स्केल से ज्वाइन कर दो, लाइन चाहिए। बरोबर ईयर के बाद ईयर ज्वाइन होना चाहिए, आगे पीछे नहीं हो जाएगा। दिस इज योर ओरिजिनल डेटा। है ना? स्केल से ज्वाइन करो। अभी गड़बड़ ये होता है, इसके बाद ये ज्वाइन हो जाएगा किधर, तो ध्यान रखो ईयर के बाद ईयर ज्वाइन होना चाहिए,
नहीं तो गड़बड़ होता है कि ये डॉट के बाद ये डॉट ज्वाइन करेगा, फिर ऐसा ऐसा जाएगा, तो ध्यान रखने का। हुआ ये ओरिजिनल डेटा प्लॉट? फिनिश्ड? शुरू करें नेक्स्ट। अभी ट्रेंड वैल्यू वाला कॉलम प्लॉट करो ईयर के सामने। विच इज द फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू? 1 पॉइंट, कौन से ईयर के सामने है? 1960, तो 4 के सामने 1.2 आएगा, मतलब 1 से थोड़ा ऊपर। इसलिए ना ग्राफ अवॉइड करने का, क्योंकि पेंसिल का पॉइंट कितना शार्पन है उसके हिसाब से तुम्हारा पॉइंट और सर्कल आता है। करना पड़ेगा ना, चॉइस नहीं है, सब कुछ अवॉइड नहीं कर सकता ना। दिस इज इजी, ये हो जाएगा। वन 1.2 के बाद रैंडम ही होएगा ना, इसे 1 से ऊपर थोड़ा। 65 का 1.6 है, फिर 2.4, सिक्सटी 67 का 4, डॉटेड से बनाओ चलेगा। 68 का 5.2, 69 का 6.4 एंड 70 का 7.6। ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। डिफरेंस दिखना चाहिए ना, नहीं तो तुम्हारा तो पेंसिल पेंसिल दिखेगा, मेरा तो कलर है, तुम्हारा पेंसिल पेंसिल दिखेगा ना। डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो और पेंसिल से ऐसा लिख के रखने का, ओरिजिनल डेटा एंड ट्रेंड वैल्यूज। ये इतना सिंपल ही है, खाली तुमको टेबल बरोबर से बनाने का। टेबल में मिस्टेक होएगा, इधर नहीं होएगा। और ये कैसा है, तुम ये पेज पे बनाएगा ना तो हर एक का ग्राफ वो लोग राइट ही देता है, खाली चेक कर लेता है बरोबर ट्रेंड में जा रहा है ना, बस हो गया। किसी का ऊपर नीचे होएगा तो चलता है, वो लोग देता है मार्क्स, लेकिन टेबल बरोबर होना चाहिए। टेबल में गड़बड़ किया तो फंस गया। क्लियर? कर दो एक लास्ट सम, देन वी हैव ब्रेक। 10th वन, दोज हु हैव फिनिश्ड। अगेन 5 ईयरली, और इसमें ज्यादा वैल्यूज है तो आई थिंक एक लाइन छोड़ के नहीं होएगा। इसमें ज्यादा वैल्यू है, 10th वन, हाँ 15 वैल्यू है तो लाइन नहीं छोड़ पाएगा, तो कॉन्जिक्यूटिव करना पड़ेगा। 15 वैल्यूज है, ध्यान से करो, एक लाइन छोड़ के नहीं होगा, क्योंकि एक पेज पे टेबल नहीं आएगा। चलो 5th 10th सम, एक लाइन छोड़ के मत करो, नहीं होएगा। बड़ा बुक है इसलिए एग्जाम का पेपर में नहीं होएगा। ये 10 में भी ग्राफ करना है, वो लोग ने क्वेश्चन में ही ऐसा बोला है, देखो ऐसा नहीं होता है। ट्रेंड में बोला है, ट्रेंड लाइन दिया है, वैल्यू नहीं दिया है। कैसे करेगा? तेरे को दो चीजें प्लॉट करनी है, तो एक्स एक्सिस पे दो कैसे प्लॉट करेगा? अरे तू देखेगा ऐसे ना, ऐसा थोड़ी देखेगा। अरे गलत है, ईयर ऑलवेज एक्स एक्सिस पे होता है। तू रीड कैसे करेगा ग्राफ को? कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, उल्टा ग्राफ थोड़ी बनाता कोई।
वैल्यूज बोल, किया ही नहीं है ना, ये वैल्यूज बोलो। एक मिनट, हाँ बोल, शांति से बोल। बनाओ, चलो ग्राफ बनाओ बरोबर से। This should be your value. Make your graph properly. Scale 1 centimeter 1 year on x-axis and 1 centimeter is, नहीं 2 centimeter is 1 production in million barrels है, दिया है देखो डेटा। तो 2 सेंटीमीटर ले लो, हाईएस्ट वैल्यू वैसे भी 10 है। 2 सेंटीमीटर इज 1 मिलियन बैरल। लेकिन एक्स एक्सिस ध्यान से बनाओ, 15 वैल्यू आएगा, तो स्लैंट लिखो, ऐसा स्लैंट लिखने का 4 मार्क का है। फिनिश्ड। ग्राफ किया। मेजॉरिटी लोग स्केल भूल जाता है, ध्यान से स्केल लिखो बरोबर से। एक्स एक्सिस पे बैठ रहा है वो 15 वैल्यू,